नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार शर्मा श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। आज कक्षा 11 जीव विज्ञान, हम अध्याय 14 है उसका अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने श्वसन क्या होता है, श्वसन के अंदर ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब इसके आगे है कि जो ऑक्सी श्वसन है, जिसको वायु श्वसन के नाम से या वायवीय श्वसन, इसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। उसके अंदर समग्र रूप से उसकी जो क्रियाविधि होती है वो 3 चरणों के अंदर संपन्न होती है। यानी वायवीय श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के अंदर 3 प्रकार के स्टेप, 3 प्रकार के चरणों के अंदर ये प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। जिसके अंदर पहली प्रक्रिया आती है, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। ग्लाइकोलाइसिस की एक क्रिया होती है, ये क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है और इस क्रिया के अंतर्गत ये क्रिया ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन दोनों में संपन्न होती है। इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, जिसका एक अणु है, उसके द्वारा किसके 2 अणु पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा 2 अणु पाइरुविक अम्ल बनता है और साथ ही साथ हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में मिलती है और उस ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत होता है। दूसरी इसके अंदर क्रिया आती है वो क्रेब्स चक्र, या इसको TCA चक्र के नाम से, TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम, T का पूरा नाम होता है त्रिकार्बोक्सिलिक, A का एसिड और साइकिल, त्रिकार्बोक्सिलिक जो अम्ल चक्र है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत भी ऊर्जा का है वो संश्लेषण होता है। आज अपन इस कड़ी के अंतर्गत है वो सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से पाइरुविक अम्ल है उसका निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। 2 प्रकार के ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्दों से मिलकर के 2 प्रकार के ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है ग्लाइकोज और एक होता है लाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 प्रकार के ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है ग्लाइकोज और दूसरा होता है लाइसिस। ग्लाइकोज है जिसका अर्थ, जो ग्लाइकोज है जिसका अर्थ होता है वो शर्करा है, उससे लगाया जाता है, और लाइसिस का अर्थ होता है विघटन। तो ग्लाइकोलाइसिस का संपूर्ण अर्थ होता है शर्करा का, इसका जो संपूर्ण अर्थ निकलेगा वो निकलेगा शर्करा का
विघटन, यानी शर्करा के विघटन की जो प्रक्रिया होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहलाती है। इस ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ऑक्सी एनऑक्सी शोषण में एक साथ चलती है और इस क्रिया के अंदर दो अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है। इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इस प्रक्रिया की प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया को करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ईएमपी पथ भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है इसको ईएमपी पथ के नाम से जाना जाता है। इसको ईएमपी पथ कहने का क्या तात्पर्य है कि इसके बारे में 3 वैज्ञानिक थे, 3 प्रकार के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था। पहला था एम्डन, जिसके नाम पर इसको ई। दूसरा था ऑटो मेयरहॉफ, जिसके नाम के ऊपर एम, और तीसरा था जे पार्नस, जिसके नाम के ऊपर पी। इसलिए इसको एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ, जे पार्सन चक्र के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने इस चक्र के बारे में रिसर्च की थी, उसकी खोज की थी, इसलिए इसको ईएमपी पथ के नाम से, इनके शॉर्ट जो संकेत है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, इस क्रिया के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत लगभग 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिसके द्वारा पायरुविक अम्ल है उसका निर्माण होता है। इसके अंतर्गत जो 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ये 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती है। यानी जो 10 रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो 3 प्रकार के पदों के अंदर है वो संपन्न होती है। पहला यानी ग्लाइको लाइसिस की जो प्रक्रिया है इसको 3 पदों में संपन्न होती है। इन 3 पदों में कुल 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके अंतर्गत कुल 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो पाई जाती है। इसका जो पहला पद होता है, जिसके अंतर्गत होता है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण का अर्थ है इसके साथ में फास्फेट समूह है वो जुड़ता है। दूसरा जो पद होता है कि जो फास्फोरिलीकृत जो ग्लूकोज है, फास्फोरिलीकृत जो ग्लूकोज का अणु होता है, फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु का इसके अंदर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तन होता है। यानी जो फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज के अणु का फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अणु के रूप में है वो परिवर्तन हो जाता है। तीसरा इसके अंतर्गत जो फास्फोरिलीकृत एल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड है, उसके द्वारा है वो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का पायरुविक अम्ल में
परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, जिसके अंतर्गत पहला पद आता है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, दूसरा पद होता है फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज के अणु का फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तन, और तीसरा पद आता है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो अणु होता है उसके एक अणु का पायरुविक अम्ल के अंदर परिवर्तन होना है। इस प्रकार से इन 3 चरणों के अंतर्गत है वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो इन 3 प्रकार के चरणों में संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत पहला जो चरण है कि ग्लूकोज के अणु का फास्फोरिलीकरण है वो किस प्रकार से होता है। कि ग्लूकोज का अणु है उसके साथ में फास्फेट समूह है वो किस प्रकार से संयोजित होते हैं। कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का जब फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज का एक अणु है वो एक एटीपी का उपयोग करता है, और इस एटीपी के साथ में एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एक एटीपी का उपयोग करके और किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के एक अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसके साथ में क्या हो जाएगा, एक फास्फेट समूह है वो जुड़ जाता है और एक एटीपी का प्रयोग होने के कारण इसके अंदर क्या बच जाती है, एक एडीपी का निर्माण हो जाता है। और इस क्रिया करने के लिए इसके अंदर है वो मैग्नीशियम आयन है वो काम आते हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज के एक अणु है वो एक एटीपी का उपयोग करके ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देता है। और जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये एक एंजाइम होता है जो इसका समावयव होता है, इसका आइसोमर के रूप में परिवर्तन कर देता है। एक एंजाइम काम आता है आइसोमरेज एंजाइम, और इस आइसोमरेज एंजाइम के रूप में ये इसी का एक समावयवी रूप है, ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित कर देता, फ्रक्टोज के रूप में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के रूप में इसको परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से ग्लूकोज है वो अपने एक समावयवी रूप फ्रक्टोज 6 फास्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो पुनः क्या करता है, एक एटीपी का उपयोग करता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो पुनः एक एटीपी का उपयोग करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो एटीपी का उपयोग करके फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और इस अभिक्रिया के अंतर्गत एक एडीपी है वो मुक्त होते हैं। यानी एक एडीपी का अणु है वो मुक्त होगा, और ये अभिक्रिया भी किसके अंतर्गत, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का जो फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वो संचालित होती है, और 3 रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ग्लूकोज के अणु का फास्फोरिलीकृत होकर के और किसका निर्माण होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट के अणु का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में जो इसका जो दूसरा चरण है कि फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज के अणु का
फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तन कि जो ग्लूकोज के फास्फोरीकरण की क्रिया के द्वारा हमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण हुआ है, इसको किसके रूप में परिवर्तित किया जाता है? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में है। वो इसको परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? फास्फोरीकृत ग्लूकोज के अणु का फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तन कहलाता है। इस क्रिया के अंतर्गत जो फास्फोरीकृत क्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये क्या करता है? एक एंजाइम काम आता है। इसके अंतर्गत उस एंजाइम का नाम होता है एल्डोलेज एंजाइम। इस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करता है? वियोजित होता है और वियोजित होकर के ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये 6 कार्बन का एक अणु है। और जब ये इस एंजाइम की उपस्थिति में वियोजित होगा तो इसके अंदर अगर 2 प्रकार के अणु, 3 कार्बन के 2 प्रकार के अणु हैं, वो बनते हैं। एक बनता है 3PGAL, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण होता है, और दूसरा बनता है 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का निर्माण है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, उसके अणु का है, वो इसके अंतर्गत निर्माण होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, वो बनता है। तो इस प्रकार से, और ये दोनों ही कितने कितने कार्बन के होते हैं? 3 कार्बन के 2 अणुओं का है वो निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से फास्फोरीकृत जो ग्लूकोज होता है उसका किस में परिवर्तन हो जाता है? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। एक तो अणु इसके अंदर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक अणु बनता है, और एक अणु इसके अंदर बनता है 3 है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का एक अणु है वो बनता है। यानी दोनों के 3 कार्बन के एक अणु का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया में जो बना हुआ 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, ये एक एंजाइम काम आता है, आइसोमरेज एंजाइम, ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम। यहां एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? 3PGAL के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 3PGAL है वही इसी ट्रायोज है फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है अणु में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के अंदर है परिवर्तित होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समावी रूप होते हैं। तो इस प्रकार से जब इस अभिक्रिया में फास्फोरिक ग्लूकोज का ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तन होता है तो जिसके अंतर्गत एक अणु 3PGAL का निर्माण होता है और एक अणु है वो 3DHAP का निर्माण होता है। तो इसके अंदर बनने वाला 3DHAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, ये किसके अंदर? ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाएगा? 3PGAL के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का जो अणु है वो फास्फोरीकृत होने के पश्चात इसका फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये जो अभिक्रिया नंबर होती है वो 4 नंबर अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। इसके बाद में जो फास्फोरीकृत जो ग्लूकोज है जो कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में परिवर्तित हुआ है, इसका आगे पायरुविक अम्ल के रूप में परिवर्तन होता है। तो उसकी अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है? कि जो तीसरा चरण आता है पायरुविक अम्ल का निर्माण।
पायूरिक अम्ल का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है कि जो फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तन होने पर 3PgAl बनता है। ये 3PgAl क्या करता है, एक फास्फोरिक अम्ल है, उसके साथ में अभिक्रिया करता है। फास्फोरिक अम्ल जिसका अणु सूत्र होता है H3PO4, इसके साथ में अभिक्रिया करता है और एक एंजाइम इसके अंतर्गत काम आता है, जिस एंजाइम का नाम होता है डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक 3PgAl है, वो फास्फोरिक जो अम्ल है उसके साथ में डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम है, उसकी सहायता से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, 1,3-डाई-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण करता है। यानी ये क्या करेगा, एक फास्फोरिक अम्ल है उसके साथ में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देता है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 2 अणु फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अणुओं का है वो निर्माण कर देगा। इस अभिक्रिया में बना हुआ जो 1,3-डाई-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का जो अणु है वो क्या करता है, इसी डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में, और इसके अंदर एक ऑक्सीकारक काम आता है जिसका नाम होता है NAD+, जिसका पूरा नाम होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है, इसको ऑक्सीकृत करता है, और ऑक्सीकृत करता है तो इसमें से जो हाइड्रोजन निकलते हैं उन हाइड्रोजनों को हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उनको NAD+ के द्वारा ग्रहण करके और NADH2 के रूप में है ये अपचित हो जाएगा। और इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन है वो इसके कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, क्योंकि पीछे है वो एक 3PgAl बनता है और एक क्या बनता है, 3DHAP बनता है। ये भी आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PgAl में चेंज हो जाता है, तो 2 अणु 3PgAl है यहाँ पर, ये क्या करेंगे, फास्फोरिक अम्ल के रूप में क्रिया करके और 1,3-डाई-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इनके अणु कितने बनते हैं, 2 अणुओं का निर्माण होता है। और यही 2 अणु हैं वो किसके, NAD के रूप में हाइड्रोजन आयन है उसको ग्रहण करके और डाई-फास्फोग्लिसरिक अम्ल की इसके साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, 1,3-डाई-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है उसके 2 अणु का निर्माण कर देंगे। इस अभिक्रिया में बने हुए जो 1,3-डाई-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है ये क्या करते हैं, डाई-फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, पुनः अभिक्रिया करते हैं कि डाई-फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, जो ADP है वो एक फास्फेट समूह को ग्रहण करके किसका निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है। तो एक अणु है वो एक ADP है वो एक फास्फेट समूह लेगा तो 2 कितने लेंगे, 2 ATP के अणुओं का निर्माण हो जाएगा। और 2 ATP के अणुओं का निर्माण होगा और साथ ही साथ इसके अंदर क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है
वो बन जाता है। इस अभिक्रिया में बना हुआ जो 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है वो ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम है, उसके साथ में अभिक्रिया करके और फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, वो इसका एक समावयवी रूप है 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। और ये 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये एक एंजाइम काम आता है इनोलेज। उसकी उपस्थिति में जल के एक अणु का वियोजन करता है और वियोजन करके है वो एक एंजाइम है जिसका नाम होता है 2-फास्फोइनोलेज। 2-फास्फोइनोलेज एंजाइम है, उसके अंदर पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और ये एक पाइरुवेट नामक एंजाइम है। एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है और साथ ही साथ इसके अंदर क्या आती है, एक एडीपी और एक फास्फेट समूह है। दो अणु बनते हैं तो 2 एडीपी और 2 फास्फेट समूह हैं, वो उपयोग करके किसका निर्माण करेंगे, 2 एटीपी के अणुओं का निर्माण करेंगे और किसका निर्माण हो जाएगा, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु हैं वो इसमें बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है, इस क्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और साथ ही साथ इस पाइरुविक अम्ल के जो क्रिया ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था प्रारंभ में 2 एटीपी का उपयोग हुआ था और बाद में देखो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4 एटीपी का है वो निर्माण हो रहा है। तो शुद्ध लाभ, जो शुद्ध लाभ है एटीपी का, वो 2 एटीपी का शुद्ध लाभ हो रहा है और 2 एटीपी का शुद्ध लाभ हो रहा है। ये एटीपी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र में जाकर के है वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत है वो किसका निर्माण होता है, 2 अणु पाइरुविक अम्ल बनते हैं और साथ ही साथ 2 एटीपी के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इसके आगे की प्रक्रिया होती है वो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत संपन्न होती है, यानी ये पाइरुविक अम्ल है वो आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा जहाँ पर क्रेब्स चक्र की क्रिया है वो संपन्न होगी। इस क्रेब्स चक्र को अपन इसके आगे आने वाली वीडियो है उसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ धन्यवाद।